महल की दीवारें टूट चुकी थीं। नीली रोशनी का स्तंभ धीरे धीरे आकाश में समा रहा था। सौरगढ़ की जनता स्तब्ध थी। किसने जीत हासिल की, ये कोई नहीं समझ पाया। कक्ष के भीतर धूल छटते ही एक विचित्र दृश्य सामने आया। जमीन पर तलवार पड़ी थी, पर उसे थामे हुए कोई नहीं था। दीवारों पर बनी पुरानी लिपियों से अचानक चिंगारियां उठीं और उनमें से आवाज आई, जो सत्य को अस्वीकार करेगा वो समय से मिटा दिया जाएगा। सैनिक भीतर दौड़े, मगर वहां न राजा विक्रमादित्य थे न सत्यकेतु। केवल टूटे हुए पत्थर और जलती हुई नीली आभा। कायामुख गायब था, मानो हवा में समा गया हो। राज्य भर में अफवाहें फैलने लगी। कुछ कहते विक्रमादित्य ने सत्यकेतु को मार दिया और स्वयं देवत्व का श्राप भोग रहे हैं। कुछ मानते सत्यकेतु ने विक्रमादित्य की आत्मा को निगल लिया और अब वो स्वयं नया सम्राट बन चुका है। इसी बीच राजमहल के तहखाने से एक दासी ने दावा किया कि उसने अंतिम क्षणों में विक्रमादित्य को अपने ही सीने में तलवार भोंकते देखा था। पर उसी पल नीली छाया ने उसे घेर लिया और उसका शरीर धुएं में बदल गया। महल के पुरोहितों ने देखा कि शाही राजचिह्न जो पीढ़ियों से गद्दी के साथ रखा था, अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक भाग पर सत्य की मुहर थी और दूसरे पर मिथ्या की। दोनों हिस्से अलग अलग चमक रहे थे। आकाश में रात भर रहस्यमयी नीला ध्रुव तारा टंगा रहा, और जो भी उसकी ओर देखता उसे कभी विक्रमादित्य की छवि दिखाई देती, कभी सत्यकेतु की। सौरगढ़ की प्रजा असमंजस में थी। उनका असली राजा कौन है? प्राचीन देववंश का उत्तराधिकारी या वो जो उनकी रक्षा करता आया था? और तभी तीसरे दिन सुबह महल की टूटी सीढ़ियों पर एक आकृति प्रकट हुई। उसके चारों ओर नीली और काली रोशनी साथ साथ घूम रही थी। लोग चिल्लाए, महाराज! लेकिन वो मौन रहा। उसकी आंखें कभी नीली चमकती, कभी अग्नि जैसी लाल। कोई समझ नहीं पाया कि वो विक्रमादित्य है या सत्यकेतु या दोनों का मिलन। वो आकृति बस इतना बोली, सौरगढ़ का असली इतिहास अभी अधूरा है, और अधूरा इतिहास हमेशा खून मांगता है। इतना कहकर वो धुंध में विलीन हो गई। जनता सिहर उठी। क्या ये नया युग था या अंत की शुरुआत? किसी के पास उत्तर नहीं था।